Makrisa Pak. मैं खुश आमदीद। मुझे फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। मैं पंजाब के एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा नाम सिदरा है। मेरी बड़ी बहन को तलाक हो चुकी थी। तलाक की वजह भी आगे चलकर आपको मालूम हो जाएगी। वो अपने बेटे के साथ हमारे साथ ही रहती है। मेरे भाई रोज़गार की वजह से मुल्क से बाहर होते हैं। 3 साल पहले की बात है जब मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर ली और अब मेरा इरादा शहर जाकर मज़ीद तालीम हासिल करने का था। मेरे अब्बू कराची में एक मेडिसिन कंपनी में काम करते थे। मैंने सोचा कि अगर मुझे कराची जाने का मौका मिल गया तो मैं अब्बू के साथ रहकर मज़ीद पढ़ सकती हूँ। फिर अब्बू के पास कराची पहुँच गई, लेकिन कराची का एक माहौल और ट्रैफिक मुझे बहुत परेशान करते थे। फिर मैं एडजस्ट कर गई। अब मैं जवान हो चुकी थी। मेरा कभी कभी दिल करता कि मेरा भी कोई साथी हो जिससे मैं दोस्ती करूं और मेरा वक्त अच्छा गुजर जाए। जहां अब्बू को रहने के लिए क्वार्टर मिला था। कॉलेज तो इसके पास ही था। वो क्वार्टर साफ़ सुथरा नहीं था। मेरे कहने पर अब्बू ने इस क्वार्टर को रंग व रोगन करवाया। मैंने दिन रात खूब मेहनत करके इस क्वार्टर की सफाई की, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस क्वार्टर में मेरी इज़्ज़त का कबाड़ा होने वाला है। पहले तो अब्बू खाना बाहर से मंगवाते थे, लेकिन जब से मैं आई थी मैंने खुद घर में बनाना शुरू कर दिया था। यूँ हम बाप बेटी मिलकर मज़े से खाते थे। मैं अब्बू का ख्याल भी रखती थी, क्योंकि जब भी घर से अम्मी का फ़ोन आता वो मुझे यही ताकीद करती कि सिदरा अपने अब्बू का खूब ख्याल रखना। तुम्हारे होते हुए इससे कोई तकलीफ़ ना हो, बल्कि तुम्हारे होने से बेहतर महसूस करे। मैं अम्मी की बात पर सख्ती से अमल कर रही थी। वक्त अच्छा गुजर रहा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब्बू अक्सर लेट घर आने लगे। मैं कुछ दिन तो खामोशी से बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन पूछ ही लिया कि अब्बू आप रोज़ाना देर से क्यों आते हैं। तो अब्बू ने कहा कि आजकल काम का लोड ज़्यादा होता है, इस वजह से तुम परेशान मत हुआ करो, खाना खाकर सो जाया करो, मैं ख़ुद ही आकर खा लिया करूँगा। मैंने अब्बू की बात पर यकीन कर लिया और मुतमिन हो गई। एक दिन अब्बू काफ़ी देर घर आए। इनकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। मुझे इनके मुंह से और कपड़ों से बदबू आ रही थी। मैं समझ गई कि ज़रूर अब्बू ने शराब वगैरह पी रखी है। मैं बहुत परेशान हुई। मुश्किल से इनको संभाला और वो सो गए। खैर अम्मी का फ़ोन आया तो मैंने इन्हें कुछ ना बताया कि वो परेशान हो जाएंगी। वो मुझे ताकीद करती रहीं कि ख्याल से रहा करो, बड़ा शहर है, लड़कों से दूर रहना, गलत लड़कियों से दोस्ती ना लगाना, वगैरह वगैरह। मैंने अम्मी को मुतमिन करके फ़ोन रख दिया। इस रात का एक अजीब वाक़या हो गया जिससे मेरी कंवारी ना रही। हुआ कुछ ऐसा कि आधी रात के करीब जब मैं अब्बू का इंतज़ार करके थक कर सो गई तो वो आ गए और मेरे साथ ही एक चाय पार पे लेट गए। मुझे पता चल गया कि आज वो शराब में पी कर आए हैं। खैर मैं ख़ुद नींद में थी। मैंने इनको डिस्टर्ब ना किया और ख़ुद भी सो गई। दोबारा मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कोई मेरे जिस्म के पोशीदा हिस्सों पर हाथ फेर रहा है। मैं घबरा गई कि अब्बू ये सब कैसे कर सकते हैं, लेकिन नशे में डूबे इंसान को क्या पता कि इसके सामने इसकी बीवी है या बेटी। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। अब्बू की हरकतें बढ़ती गईं और फिर वो सब हो गया जो मैंने कभी सोचा ना था। अब्बू ने मुझे किसी काबिल ना छोड़ा। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरी आबरू लुट गई थी। इस रात मुझे अंदाज़ा हुआ कि शराब को तमाम बुराइयों की जड़ क्यों कहा जाता है और हमारा महज़ब में शराब की ममानत क्यों है। खैर अब्बू बेखबर सो गए और मैं अपना ज़ख्मी वजूद लिए उठकर दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। सारी रात रोती रही और रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो अब्बू काम पर जा चुके थे। मेरे जहन में रात वाला मंजर आया। मैं काम कर रह गई। सोचा अब किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा। अम्मी को बताने का हौसला ना हुआ तो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन मिला दिया जो तलाक याफ्ता थी। रोते रोते सारी बात इनको बता डाली, लेकिन मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल हैरान न हुई। कहने लगी सिदरा तुम्हें पता है कि मुझे तलाक क्यों हुई है। मैंने कहा नहीं बाजी, मुझे कुछ मालूम नहीं कि तलाक क्यों हुई है। कहने लगी कि मुझे भी अब्बू की वजह से ही तलाक हुई थी। मेरी शादी से पहले ही अब्बू ने मुझे कई बार ज़्यादती का निशाना बनाया था। यहाँ तक कि मैं हामला हो गई तो अब्बू ने फ़ौरन मेरी शादी तय कर दी। लेकिन शादी के कुछ अर्सा बाद ही मेरे शोहर को
میرے گناہ کا علم ہو گیا، اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے باجی کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جب ابو تم سے گندی حرکتیں کرتا تو امی کو کیوں نہ بتاتا؟ تو باجی بولی کہ سدرا کئی بار بتانے کا سوچا، لیکن ابو نے کہا تھا کہ اگر تمہاری امی کو یہ بات پتہ چلی تو اس کو طلاق دے دوں گا۔ میں اپنی ماں کو یہ دکھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی اور ظلم برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ میری شادی شدہ زندگی برباد ہو گئی۔ باجی یہ بتا کر سسکیوں میں رو پڑی اور میں اپنا دکھ بھول کر باجی کو چپ کرواتی رہی۔ باجی کہنے لگی، سدرا تم کو پتہ ہے نا، ہماری ماں معمولی شکل و صورت کی ہے، جبکہ ابو امی کی نسبت کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے، اور ابو نے کسی گھریلو دباؤ کی وجہ سے امی سے شادی رچائی تھی۔ شاید یہی وجہ کہ انہوں نے کبھی امی کو دل سے قبول نہیں کیا اور نشے میں ڈوب کر پہلے میرے جسم سے کھیلتا رہا، اور جیسے ہی تم جوان ہوئی اب اس نے تم کو برباد کر دیا۔ میری بہن، اب جو ہونا ہو گیا، امی کو بالکل مت بتانا ورنہ وہ غم سے مر جائیں گی۔ اگر پڑھنا ہے تو کراچی رہو ورنہ واپس آ جاؤ۔ میں نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ پہلے تو میں نے سوچا وہ خاموشی سے گھر واپس چلی جاؤں، میں نے اپنی پیکنگ بھی کر لی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میری عزت واپس نہیں آ سکتی، تعلیم جاری رکھوں تو میرے لیے بہتر ہے۔ خیر اس دن میں کالج بھی نہ گئی، نہانے کے بعد سو گئی۔ رات کو ابو جلدی گھر آ گئے، مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، آج کھانا نہ بنانا، میں باہر سے لے آیا ہوں۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس سارے وقت میں مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے رہے۔ ابو آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے انجان کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ Makrisa Pak. کو فالو کریں، میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔